नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कुल मिला के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द टॉपिक ऑफ इंसोलेशन एंड द टॉपिक ऑफ हीट बजट। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर हमें क्लाइमेटोलॉजी को समझना है, कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला इंडिकेटर आता है टेम्परेचर का, दूसरा इंडिकेटर आता है प्रेशर का और तीसरा इंडिकेटर आता है ह्यूमिडिटी का। आज हमारी जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टेम्परेचर के इंडिकेटर की, जिसमें कि सबसे पहले समझेंगे कि असल में ये इंसोलेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर इंसोलेशन, या फिर इसको केवल इंसोलेशन कहा जाता है। और इसी के साथ संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज द आइडिया ऑफ द हीट बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे इसी पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको मेरे सभी प्लस कोर्सेज की और स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में, आई हैव बीन अ टीचर फॉर ज्योग्राफी एंड आईआर फॉर द पास्ट 4 years एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT मद्रास। उसके बाद आई ऑल्सो सर्व एज अ DYSP इन द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ और आपके लिए टीचिंग कर रहा हूँ। राइट गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स जो कि मेरे द्वारा शुरू किया गया है 2 जून को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन बाय अनअकैडमी, और ये वाली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा अनि UPSC, जिसके चलते आप लोग सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में मेरे अलावा आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, उसके बाद दिल्ली की जो टॉप फैकल्टी है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाएगी, राजेंद्र नगर से जो आई है। उसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। डिपेंडिंग अपॉन ए सूटेबिलिटी आप अपने बैच को चूज कर सकते हैं। आज यानी कि 9 जून को कई सारे बैचेस यहाँ पे ऑलरेडी शुरू करवा दिए गए हैं, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, डिपेंडिंग अपॉन जिस साल की आप तैयारी कर रहे हैं उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो कॉस्ट की बात आती है तो अगर आप लोग देखेंगे तो अनअकैडमी फिलहाल काफी बड़े ऑफर्स आपके लिए लेकर आया है। 25% का ओवरऑल डिस्काउंट आपको मिल रहा है अगर आप लोग GS को ऑप्शनल के साथ कंबाइन करते हैं। द प्राइस इज वेरी लेस, 57,500 रुपीज में यू कैन अफोर्ड बोथ GS एंड ऑप्शनल। और अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स चूज करते हैं तो 76,500 में आप लोग GS और ऑप्शनल दोनों को परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज ANI UPSC। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आई विल ऑल्सो बी अ पर्सनल गाइड टू यू थ्रू आउट योर UPSC जर्नी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती के ऊपर बेसिकली हीट एनर्जी के कुल मिला के 3 स्रोत माने जाते हैं, जिसमें 3 स्रोत जो हैं वो, सबसे पहला स्रोत है सोलर रेडिएशन का, दूसरा स्रोत है ग्रेविटी का और तीसरा स्रोत है एंडोजेनेटिक फोर्सेस का। एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजिकल फोर्सेस, यानी कि जो धरती के भीतर होने वाले जो फोर्सेस हैं, जो कामकाज जो धरती के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, वहाँ से भी धरती को काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए केवल सोलर रेडिएशन ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा योगदान भी असल में सोलर रेडिएशन का ही माना जाता है। द मैक्सिमम हीट एनर्जी विच द अर्थ इज रिसीविंग इज एक्चुअली फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी। अब इसी सोलर रेडिएशन को हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आती है। जैसा इसका नाम है सोलर रेडिएशन, यानी कि ये सूर्य से आती है। अब सूर्य में आपको मालूम होगा कि सूर्य का जो सरफेस है, जिसको कि हम लोग फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और ये वाली जो गर्मी है, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये फोटोस्फेयर तक कैसे पहुंचता है? बेसिकली सूर्य के अंदर जो कोर बनी हुई है, जिसको कि हम सोलर कोर बोलते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन का। आजकल न्यूक्लियर फ्यूजन काफ़ी चर्चा में चल रही है। आपने सुना होगा चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, जहाँ पर वो न्यूक्लियर फ्यूजन को एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। इसी के चलते ये न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली इस सोलर कोर के अंदर होता है, जहां पर आपका जो हाइड्रोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। ये वाली गर्मी जो सोलर कोर में पैदा होती है, कन्वेक्शन और कंडक्शन के हीट प्रोसेसेस के माध्यम से फोटोस्फेयर तक पहुंच जाती है। और फोटोस्फेयर के ऊपर जब ये पहुंच जाती है, फोटोस्फेयर के पास जब ये पहुंच जाती है, उसके बाद ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में रेडिएशन चलती रहती है और यही रेडिएशन आगे जाके धरती तक भी पहुंच जाती है।
आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, द सोलर एनर्जी विच इज रेडिएटेड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द सन in the form of electromagnetic waves, it is called as the electromagnetic radiation। तो वही वाली सोलर एनर्जी जो कि सन के आउटर सरफेस से बाहर निकल रही थी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको कहा जा रहा है। और यही सोलर एनर्जी जब ये धरती के सरफेस पे पहुंच जाती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही सोलर एनर्जी जब ये धरती के सरफेस पे पहुंच जाती है तो इसको कहा जाता है इंसोलेशन, या फिर इसको सोलर रेडिएशन भी कह दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसको इंसोलेशन कहा जाता है। यही टर्म आपके लिए हम आगे जाके पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी में इस्तेमाल करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज इसको एक बार याद कर लीजिए। राइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपने ये भी सुना होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली इसका एक स्पेक्ट्रम होता है। राइट, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, इसके जो स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की रेज होती हैं, हर रे की अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। हम इस रिलेशनशिप को भी जानते हैं कि जिस वेव की जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी भी उतनी कम होगी। सिमिलरली अगर वेवलेंथ जो है वो छोटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यानी कि हम काफ़ी कंफर्टेबली ये चीज़ को कह सकते हैं कि जो आपकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा होता है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। नाउ जो सन के अंदर से एनर्जी निकल रही है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी वेव होगी, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। इसीलिए दोस्तों जो सन के अंदर से वेव निकल रही होती है उसको हम लोग शॉर्ट वेव भी कहते हैं। शॉर्ट वेव, और इसको क्योंकि हम लोग आगे इंसोलेशन कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, SWSI। ये टर्म मैंने आपके सामने पहले भी एक बार रखी थी, आज से 1 या 2 लेक्चर पहले की बात है। इस लेक्चर में अब हम उस टर्म को प्रॉपरली समझ चुके हैं कि सन से आने वाली जो एनर्जी है दैट इज द शॉर्ट वेव, और जब धरती पे पहुंच जाती है तो उसको इंसोलेशन कहा जाता है, इसीलिए इसको SWSI कहा जाता है। अब यहां पर एक और चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है कि जो धरती का एटमॉस्फेयर है ये इस इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन से गर्म नहीं हो रहा है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इतनी हीट जो सन आपकी तरफ भेज रहा है उससे धरती का एटमॉस्फेयर हीट नहीं हो रहा, तो आखिरकार हमारे एटमॉस्फेयर की हीटिंग किस तरीके से हो रही है उस चीज़ को समझेंगे। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। चलिए अब देखिए कि जो धरती की तरफ इतनी सारी रेडिएशन आ रही है वो असल में रेडिएशन क्या वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है? जी नहीं। रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल इन परसेंटेज ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन रिलीज्ड बाय द सन। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर 2 बिलियन पार्ट्स सन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसमें से केवल 1 पार्ट है जो कि धरती पर पहुंच रहा है। इतनी छोटी सी मात्रा है सन की टोटल एनर्जी में से जो कि धरती पर पहुंच रही है, उसके बावजूद भी कई सारे प्रोसेसेस इसी सोलर रेडिएशन से गवर्न होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये इतनी कम मात्रा क्यों आ रही है। सबसे पहली बात तो जो डिस्टेंस है वो धरती का और सूर्य के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो टोटल सोलर एनर्जी है उसमें से बहुत ही छोटा पार्ट धरती तक पहुंच पाता है। दूसरी बात, धरती का जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है सन के कंपैरिजन में, इसकी वजह से वो ज़्यादा पार्ट ऑफ रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बट जो मैंने आपसे बात कही उसको भी ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इवन दो एक छोटा सा पार्ट ही धरती पे आ रहा है, वी कैनॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि इवन दिस स्मॉल प्रोपोर्शन इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस टू द प्लैनेट अर्थ। ऐसा मान लीजिए कि धरती के ऊपर 99.97% जो है वो सारे के सारे काम, भले वो एटमॉस्फेयर में हो, भले वो हमारे ओशंस के अंदर हो, भले वो हमारे धरती पे होने वाले कई सारे बायोलॉजिकल या फिजिकल फिनोमिना हो, ऑलमोस्ट हर चीज़ इसी सोलर एनर्जी की वजह से हो रही है। हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही सोलर एनर्जी गवर्न करती है। इतना ही नहीं, हमारी धरती के ऊपर जो विंड्स हैं, जो हमारे ओशियानिक करंट्स हैं, जो डेन्यूडेशन के प्रोसेसेस हैं जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, या फिर अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर या फिर ओशन से ही तो गवर्न होती हैं। और ये एटमॉस्फेयर और ओशन को एनर्जी देने का काम कौन करता है? वही सोलर रेडिएशन वो काम करती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली धरती पे होने वाले
अधिकतर प्रोसेसेस इसी सोलर रेडिएशन के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं? नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि सोलर रेडिएशन बेसिकली धरती पे किस तरीके से आती है। नाउ बिफोर वी गो ऑन एंड अंडरस्टैंड कि क्या धरती के सभी हिस्सों के ऊपर सोलर रेडिएशन बराबर आ रही है नहीं आ रही है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज द टर्म ऑफ पेरीहीलियन एंड एपहीलियन। याद कीजिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि धरती बेसिकली सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट है ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। रिमेंबर गाइज, इसका जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि हमने ये भी देखा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में जो रेडियस है ये बराबर नहीं है, ये r1 है और ये r2 है। और इसी आधार पर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सामने लाई गई हैं। एक टाइम ऐसा आता है जो कि जनवरी के महीने में आता है, जब धरती सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। सबसे नज़दीक वाला जो डिस्टेंस है वो 147.1 मिलियन किलोमीटर का है। ये टाइम कब आता है? ये बेसिकली 3 जनवरी को आता है। सिमिलरली एक टाइम ऐसा आता है जब धरती सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। ये टाइम दोस्तों जुलाई के महीने में आता है और इस टाइम पे धरती की दूरी होती है 152.1 किलोमीटर्स की। इन दोनों टाइमिंग्स को एक नाम दिया गया है। जब सबसे नज़दीक होती है उस टाइम को कहा गया है पेरीहीलियन, और जब सबसे दूर होती है उस टाइम को कहा गया है एपहीलियन। ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस चीज़ को लेकर सवाल पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। इन टर्म्स को प्लीज़ ख्याल रखिएगा। नाउ वी कैन शिफ्ट टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कि असल में सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन है, क्या वो सारे सरफेस के ऊपर बराबर पड़ती है? ऑब्वियसली दोस्तों बराबर नहीं पड़ती है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो कारण आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी, यानी कि कितनी मात्रा में आ रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है इंसोलेशन की, ये धरती के ऊपर वेरी करती है। एक दिन में भी वेरी करती है, एक मौसम में वेरी करती है और एक साल के अंदर भी ये वेरी करती है। एक सेम रीजन में, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह और शाम कितनी इंसोलेशन आ रही है, दिल्ली में गर्मियों में और सर्दियों में कितनी इंसोलेशन आ रही है, दिल्ली में इस साल में और अगले साल में कितनी इंसोलेशन आएगी, हर चीज़ जो है वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स, जिसमें से जो आपके पहले 3 फैक्टर्स हैं इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। फैक्टर नंबर 1, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, आपको बताया था मैंने। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सन की जो रेज हैं वो अलग अलग जगह पे अगर उनका एंगल चेंज होता रहता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ये जो आखिरी के 2 फीचर्स हैं इनकी महत्वता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के 3 फीचर्स अपनी बहुत ज़्यादा महत्वता रखते हैं। इन्हीं तीनों फीचर्स के बारे में आप लोग से बात हम करने वाले हैं। देखिए, फैक्टर नंबर 1, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ये वाला ग्लोब आपके सामने फिर से वही वाला ग्लोब है। आपको याद होगा अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ठीक है, रोटेशन अपनी एक्सिस पे कर रही है और अर्थ जो है वो टिल्टेड है। क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, इसका क्लियरली ये मतलब है कि हर टाइम पर, अलग अलग टाइम पर हर एरिया में अलग अलग जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती रहेंगी। क्योंकि धरती रोटेट करती है इसीलिए सूर्य की किरणें हर एरिया में अलग अलग इंटेंसिटी से और अलग अलग मात्रा में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स इज एक्चुअली डिफरेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो रोटेशन और साथ में उसका टिल्ट, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाले डायग्राम को देखिए, ये वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एरिया है जिसको कि हम लोग सैंपल एरिया मान रहे हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में मान लीजिए ऊपर से नीचे एक तो ये वाली रेज इस तरीके से आ रही हैं जो कि बिल्कुल वर्टिकली रेज आ रही हैं, और एक आपकी सन की रेज यहाँ से टेढ़ी आ रही हैं जो कि स्लांटिंग रेज आ रही हैं। अब जब रेज वर्टिकली आएंगी तो बेसिकली ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, एक छोटे से एरिया में एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। इसका मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन जब ये रेज स्लांटिंग आएगी तो इनके द्वारा जो कवर्ड एरिया है ये बढ़ जाएगा। जब इनके द्वारा कवर्ड एरिया बढ़ जाएगा तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, यानी कि इनकी जो इंटेंसिटी है ये कम हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं
कि अगर सन की रेज किसी एरिया पे वर्टिकल पड़ रही हैं वहाँ पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगी, अगर सन की रेज किसी एरिया पे स्लांटिंग पड़ रही हैं तो वहाँ पर सन की रेज की इंटेंसिटी कम होगी। और यही चीज़ यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, दिस डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। द हायर द लैटिट्यूड इज, ठीक है, दे मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लांटिंग रन रेज। जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ज़्यादा सन की रेज जो है वो स्लांटिंग होंगी। एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेसर देन द स्लांटिंग रेज। इसकी वजह से आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। जितना एरिया ज़्यादा होगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो आपका कुल मिला के जो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट है वो बेसिकली कम हो जाएगा। इसीलिए सबसे प्रमुख यही दो फैक्टर्स होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सेकंड फैक्टर इज योर स्लांटिंग ऑफ द रेज। जितना ज़्यादा एंगल होगा इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर जो कि यहाँ पे रेलेवेंस रखता है वो लेंथ ऑफ द डे का है। मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर आपका दिन जनरली बहुत लंबा होता है, तो उस केस में ऑब्वियसली सनशाइन बहुत ज़्यादा आएगी। अगर दिन लंबा होगा सनशाइन ज़्यादा आएगी तो वहाँ पर ऑब्वियसली इंसोलेशन ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए वहाँ पे दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी, रात छोटी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे सनशाइन ज़्यादा आएगी। ये आपके 3 फैक्टर्स हैं। इसके बाद 2 फैक्टर्स और भी आते हैं दोस्तों, जिसमें फैक्टर नंबर 4 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हालांकि इसकी महत्वता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर ये मान लीजिए कि आपकी एटमॉस्फेयर में कई सारे एरोसोल पार्टिकल्स हैं। अगर ये दोनों चीज़ों की मात्रा आपकी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस में भी आपकी इंसोलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं इंसोलेशन को धरती तक पहुँचने में रोकेंगे। इसीलिए ये निर्भर करवाते हैं कि किसी एरिया में क्या सोलर इंसोलेशन उतनी पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही है। और 5वां फैक्टर, इसकी महत्वता भी थोड़ी कम है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। मान लीजिए आपकी लैंड कुछ इस तरीके से है, कहीं कहीं पे लैंड ऐसी होगी जहां पर पानी के ऊपर स्नो और आइस कवर्ड होगा, कहीं कहीं पे लैंड ऐसी होगी जहां पे पानी के ऊपर स्नो और आइस की कवर नहीं होगा। अब दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अगर स्नो और आइस कवर्ड होगा तो उस केस में अधिकतर जो लाइट है जो सूर्य से आ रही है वो असल में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर यहाँ पे स्नो और आइस नहीं होगी तो उस तरीके में, उस केस में आपकी जो अधिकतर लाइट है वो बेसिकली पानी को क्रॉस कर जाती है, पानी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर केवल 10% ऑफ द लाइट वॉज अब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे 94% ऑफ द लाइट वॉज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे 90% ऑफ द लाइट वॉज रिफ्लेक्टेड बैक, यहाँ पे केवल 6% ऑफ द लाइट वॉज रिफ्लेक्टेड बैक। सिमिलरली अगर हम देखें, यहाँ तो मैंने आपको दिखाया है कि पानी है 2 तरह का, एक के ऊपर बर्फ़ है, एक के ऊपर बर्फ़ नहीं है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं लैंड की और वाटर की, तो दोनों केसेस में अलग है, ठीक है। पानी गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है, लैंड अब्जॉर्ब करता है लेकिन उतनी गहराई तक अब्जॉर्ब नहीं करता। ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि सोलर इंसोलेशन धरती पर कितनी ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। कुल मिला के ये वाले 5 फैक्टर्स हैं जो कि ये डिपेंड करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि जी हाँ, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमें वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन देखने को मिल जाती है। राइट गाइज, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हम बढ़ने वाले हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट, जिसको लेके अक्सर कई सारे सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे गए हैं। नाउ हीट बजट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। फॉर एग्जांपल हमें यह समझना होगा कि जब सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करती है तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन टर्म्स का नाम सुना होगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि स्कैटरिंग होता है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन होता है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस किस तरीके से काम करते हैं इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को भी समझना होगा, दैट इज द टर्म ऑफ एल्बिडो, कि ये एल्बिडो क्या होता है, कौन से सरफेस की कितनी एल्बिडो होती है। ये भी जब हम समझ जाएंगे तभी जाकर हम हीट बजट के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन दी एटमॉस्फेयर। देखिए, जब सोलर रेडिएशन आपकी एटमॉस्फेयर के थ्रू पास कर रही होती है तो उसके साथ कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है या फिर उसकी जो ऊर्जा है उसमें हमें कटौती देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेसेस इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग एंड द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। मैं बहुत ही ब्रीफली आपके साथ इन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं आपके सामने। अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मैं लेक्चर के एंड में दे दूंगा, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ये जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको लेकर अलग से भी सवाल यूपीएससी कभी कभार पूछ लेता है।
नाउ एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, देखिए एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस केस में सर्टन पार्ट ऑफ द इंसोलेशन इज रिटेन्ड। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली चीज हमने एब्जॉर्प्शन को इस तरीके से दिखाया भी है कि रेज यहाँ पे इस सरफेस पे आके पड़ी और इस सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आगे किसी भी तरह की एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर स्कैटरिंग की बात करते हैं, स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे आपकी रेज आई और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर आके पड़ी और उसके बाद इनकी जो स्कैटरिंग है वो अलग अलग दिशाओं में आपको देखने को मिल जाती है। डायरेक्शंस बाय दी स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग। ये आपका प्रोसेस स्कैटरिंग का है। और तीसरा प्रोसेस जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये काफी सिंपल प्रोसेस है कि आपकी रेज आके पड़ी और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। ये आपका क्या था, ये आपका धरती का सरफेस था जहां पर क्या आ रही थी, फिर से याद कर लीजिए, शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन आके पड़ रही थी जिसकी वजह से ये चीजें रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। क्लियर है, ये तीन प्रोसेसेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस को असल में ज्योग्राफी में एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, उस टर्म को कहा जाता है एल्बिडो। ध्यान से देखिए, द टर्म एल्बिडो इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द अर्थ सरफेस एंड इट्स एटमॉस्फेयर। यानी कि जब आपकी सूर्य की किरणें पड़ रही थी, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें जब आपकी धरती के सरफेस के ऊपर पड़ रही थी और ये आपका धरती का एटमॉस्फेयर है, तो कुछ चीजें एटमॉस्फेयर से ही वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी और कुछ किरणें जो कि धरती तक पहुंचती हैं ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। इस पूरे के पूरी चीज को एल्बिडो का टर्म यहां पर दिया गया है। इसमें क्या होता है, एल्बिडो को अगर आप टेक्निकली डिफाइन करेंगे, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपॉन द टोटल अमाउंट दैट फॉल्स अपॉन इट। सो मान लीजिए, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए हम लोग फ्रेश स्नो की बात करते हैं। अगर फ्रेश स्नो के ऊपर 1 यूनिट टोटल रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उस केस में से जो 80% या 90% जो उसकी एनर्जी उसके ऊपर आई है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाएगी। यानी कि फ्रेश स्नो के केस में क्या होगा, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यानी कि 80% रिफ्लेक्ट हो गई और अपॉन 100 कर दीजिए तो एल्बिडो फ्रेश स्नो की लगभग 80% मानी जाती है। सिमिलरली आप देख सकते हैं अलग अलग एरियाज की, धरती के ऊपर जो अलग अलग आपके सरफेसेस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रेश स्नो की बात करते हैं, हम ओशन के ऊपर इकट्ठी हुई स्नो की बात करते हैं, अगर हम बेयर सॉइल की बात करते हैं, अगर हम लोग ओपन ओशन की बात करते हैं, हर चीज का जो एल्बिडो है वो अलग अलग है। आप यहाँ पे इस चीज को भी देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप फ्रेश स्नो से ओपन ओशन की तरफ जा रहे हैं तो एल्बिडो बेसिकली कम होता जा रहा है। एल्बिडो कम होने का मतलब क्या है कि ज्यादा चीजें अब्जॉर्ब हो रही हैं। एल्बिडो ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ज्यादा चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और यही चीज यहां पे बताई गई है दोस्तों। इट इज फर्दर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपॉन द टोटल अमाउंट विच फॉल्स अपॉन इट। एल्बिडो को लेकर कुछ चीजें और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में से एल्बिडो किसकी ज्यादा है, तो देखिए साउथ पोल की एल्बिडो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साउथ पोल में आपको अंटार्कटिका देखने को मिलता है जहां पे बर्फ की परत ज्यादा मोटी है एज कंपेयर टू आर्कटिक। और क्योंकि हमने देखा कि बर्फ मैक्सिमम जो उसके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो इसीलिए अंटार्कटिका के केस में, साउथ पोल के केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिलती है एल्बिडो की। अगर देखेंगे फ्रेश स्नो इज बेटर देन ओल्ड स्नो, खास रूप से एल्बिडो के केस में जो आपकी फ्रेश स्नो होगी यानी कि जो ताजी आपकी बर्फ होगी उसके ऊपर से ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दी ओल्ड स्नो। इतना ही नहीं, एल्बिडो जो है दोस्तों वो एंगल के हिसाब से भी चेंज करती है। Albedo also changes with the change in the angle of the falling insolation। अगर आप देखेंगे it is relatively high in the early morning and late evening, जब सन जो है वो थोड़ा लो होता है, and relatively low जब आपका सन जो है वो काफी हाई होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, इस केस में रिफ्लेक्शन इस केस में ज्यादा होगी, राइट, इस केस में रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी। जब आपका सन ऑलमोस्ट सीधा होगा या सन ऑलमोस्ट सीधा होगा तो उस केस में रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी। यहां पर जब सन की रेज टेढ़ी आ रही होंगी तो रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से एल्बिडो की अलग अलग आपको केसेस देखने को मिल जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एल्बिडो का समझना यही वाला है कि रिफ्लेक्शन को बेसिकली हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझना यह भी है कि रिफ्लेक्शन केवल धरती के सरफेस से ही नहीं, अगर धरती के एटमॉस्फेयर से भी हो रही है तब भी उसको एल्बिडो का ही हिस्सा माना जाता है। यानी कि अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक की गई सोलर रेडिएशन को हम लोग एल्बिडो कह सकते हैं। अब हमने 2-3 चीजों को समझ लिया है
कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। इसी आधार पे हम लोग हीट बजट को समझ लेते हैं। हीट बजट का मतलब क्या है? देखिए, जो धरती का औसतन तापमान है वो मोटा मोटा कांस्टेंट रहता है। इस केस में मैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं। हम एक आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि अगर हम देखें धरती का तापमान कई सारी सदियों से अभी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहा है। धरती का जो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेंटेन हो रखा है। और ये मेंटेन क्यों हुआ है? क्योंकि जितनी भी आपकी हीट अंदर आ रही थी लगभग उतनी ही हीट वापस जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि धरती में 100 यूनिट की हीट अंदर आ रही थी दोस्तों, तो 100 यूनिट की हीट ही वापस जा रही है। हाँ, लेकिन जब ये अंदर आती है और जब ये बाहर जाती है, इसके बीच में कई सारे प्रोसेसेस ये करके जाती है। जो चीजें हमने अभी तक समझी हैं उन्हीं को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ये यहां पर औसतन तापमान इसका बराबर इसलिए रहता है बिकॉज देयर इज अ बैलेंस, एक संतुलन बना हुआ है बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट वेव बोल रहे थे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, और द अमाउंट ऑफ आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको हम लोग लॉन्ग वेव बोल रहे थे। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसके सामने मैंने एक आई लगा दिया था इनकमिंग बताने के लिए, और इसके सामने मैंने ओ लगा दिया था आउटगोइंग बताने के लिए। क्योंकि ये इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर हैं, इसीलिए धरती का एक हीट बजट बना रहता है। इसी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों धरती का हीट बजट कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है, एक हाइपोथेसिस मान के चलनी है कि टोटल हीट रिसीव्ड ऑन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बेसिकली 100 यूनिट्स। इन 100 यूनिट्स में से असल में 35 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि सीधा सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था एल्बिडो क्या है। एल्बिडो बेसिकली वही चीज है जो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये 35 यूनिट सीधा सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, इसीलिए धरती की एल्बिडो हम लोग क्या बोलते हैं, 35%। ओवरऑल द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। एवरेज एल्बिडो, औसतन एल्बिडो धरती की 35% मानी जाती है। इसको भी आप लोग तोड़ सकते हैं। 35 यूनिट्स में से 27 यूनिट्स यहां पर क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट बैक करे गए हैं। क्लाउड्स कहां पे होते हैं? क्लाउड्स आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। 2 यूनिट्स आपके ऐसे हैं जो कि स्नो और आइस कवर्ड वाले एरिया से, यानी कि जहां पर बर्फ है या फिर जहां पे ग्लेशियर्स हैं वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। ये आपके धरती के सरफेस पे देखने को मिलते हैं। और 6 यूनिट्स आपके ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। तो 35 में से 27 क्लाउड्स, नंबर 2 यूनिट्स फ्रॉम स्नो एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। अब कितने बच गए आपके पास? केवल 65 यूनिट्स आपके पास बच चुके हैं। इन 65 यूनिट्स को कौन कौन कितना कितना एब्जॉर्ब करता है? ये तो आपकी रिफ्लेक्शन हो गई। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो 65 में से 14 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है धरती का एटमॉस्फेयर, और 51 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है धरती का ही सरफेस। ठीक है, 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गए, 51 यूनिट्स अर्थ के सरफेस में से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब जो ये 51 यूनिट्स थे, इन 51 यूनिट्स को जिनको अर्थ ने एब्जॉर्ब किया था, इसमें से 17 यूनिट्स डायरेक्टली आपके निकल जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं स्पेस में। बच गए कितने? 34 यूनिट्स बच गए। अब आपके अर्थ की सरफेस के पास कितने यूनिट्स हैं? 34 यूनिट्स हैं। और एटमॉस्फेयर के पास कितने यूनिट्स हैं? 14 यूनिट्स हैं। कुल मिला के धरती में कितने यूनिट्स बच चुके हैं? 48 यूनिट्स बच चुके हैं। फिर से याद कर लीजिए, 35 पहले चले गए थे, 17 यहां से चले गए हैं बाहर। कुल मिला के फिलहाल धरती में आपके 48 यूनिट्स बच गए हैं। अब ये वाले जो 34 यूनिट्स थे, इसको एटमॉस्फेयर भी अलग अलग तरीकों से अब्जॉर्ब करता है। इसमें जो 6 यूनिट्स हैं इनको ये अब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। जो 9 यूनिट्स हैं इनको ये अब्जॉर्ब कर रहा है कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के माध्यम से, और 19 यूनिट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है कंडेंसेशन के माध्यम से। ठीक है, आगे अगर बढ़ जाते हैं, कुल मिला के 48 यूनिट्स अवेलेबल थे, ये भी धीरे धीरे आपके स्पेस में रेडिएट बैक हो जाते हैं। 14 यूनिट्स कहां से आए थे? 14 यूनिट्स तो डायरेक्टली इंसोलेशन से आए थे, और 34 यूनिट्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वापस आए थे। कुल मिला के हमने क्या देखा कि जब आपके स्टार्टिंग में 100 यूनिट्स आए थे, 35 सीधा वापस चले गए, 17 उसके बाद वापस गए, और उसके बाद आपके 48 यूनिट्स वापस चले गए। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो 65 यूनिट्स हमारे एटमॉस्फेयर और सरफेस के अंदर कंबाइंड ट्रैप्ड थे, वो सारे के सारे वापस चले गए हैं। इसी चीज को दोस्तों हीट बजट या फिर हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपकी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो कि धरती की तरफ आ रही थी। टोटल सोलर रेडिएशन कितनी थी? 100% थी।
इसमें से 27 पॉइंट निकल गए क्लाउड्स के, 2 पॉइंट निकल गए आपके सरफेस में से, स्नो कैप्ड एरियाज में से, और 6 पॉइंट्स आपके निकल गए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के। कितने बच गए हैं? कुल मिला के 65 पॉइंट्स हैं जो कि बच गए हैं। 65 में से यहां पर आपके 17 पॉइंट्स फिर से सीधा निकल जाते हैं। आपके कितने बच गए? 48 पॉइंट्स बच जाते हैं। 48 कैसे बच गए? ये 34 और ये वाले 14, तो ये आपके 48 पॉइंट्स बच जाते हैं। अब ये वाले जो 48 पॉइंट्स हैं ये भी धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। लेकिन याद करिए, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि धरती असल में शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं हो रही है दोस्तों। धरती गर्म हो रही है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन से। यानी कि ये वाला जो आपका अर्थ का सरफेस है, अगर मान लीजिए यहां पर आके आपका शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आके आता है, तो जब ये बाहर जाता है ना, जब ये वाली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जा रही है, तब असल में ये धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हुई जाती है। ये देखिए आपके सामने है रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, टर्बुलेंस एंड द कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, किस तरीके से धरती को ये गर्म करती जा रही है। ये जो 34 यूनिट्स थे इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये वाले 9 यूनिट्स, ये वाले 19 यूनिट और ये वाले 6 यूनिट, किस तरीके से धरती को ये गर्म करती जा रही है। हेंस वी कैन से that the earth is being warmed by the long wave earth radiation and not by the short wave solar radiation। यही दोस्तों पूरी कहानी है हीट बजट ऑफ द अर्थ की। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। हीट बजट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैन नॉट बी टेकन लाइटली एट ऑल। कई बार इसको लेके सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। मैं आपके सामने दो सवाल पेश कर रहा हूं, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और ये दोनों सवाल संबंध रखते हैं। एक सवाल संबंध रखता है पुराने लेक्चर के साथ और एक सवाल संबंध रखता है आज के लेक्चर के साथ। आपको मुझे बताना है दोनों सवालों के जवाब इन द कमेंट सेक्शन। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है और ये वाला यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है, आपके सामने हमने पेश कर दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा था, स्कैटरिंग को लेके मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि स्कैटरिंग बेसिकली क्यों होती है, कैसे होती है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। हालांकि ये टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा डिटेल में कवर नहीं किया है। विद दैट आई टेक योर लीव गाइस। लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप चलने वाली है और ये 13 जून को एक टेस्ट होने वाला है, एकदम प्रीलिम्स के माध्यम से, प्रीलिम्स के पैटर्न के ऊपर। 10 AM से लेकर 12 PM तक ये टेस्ट चलने वाला है। 100 क्वेश्चंस होंगे। जो टॉप 1 to 50 रैंकर्स होंगे उनको टॉप यूपीएससी सीएससी के मेंटर्स के द्वारा गाइडेंस मिलेगी और कई सारे अन्य लोगों को यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े प्राइजेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। 60 मिनट 60 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर रविवार को ये होता है। याद रखिए, मेरा कोड यूज करिए ANI-UPSC इन ऑर्डर टू एनरोल इन दिस फ्री टेस्ट। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 1 जून से नए टेस्ट सीरीज के लिंक्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। Thank you for listening guys. Stay tuned and stay safe.